Good morning, students. Today we will discuss our next topic of transistor configuration, that is common emitter configuration. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था, तो हमने पता चल चुका है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जिस वे से हम अपने मीटर को या बेस को या कलेक्टर को कॉमन लेके उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस समय हम उसे कॉमन बेस या कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। तो इस टॉपिक में हम कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इन कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इनपुट इज़ अप्लाइड बिटवीन बेस एंड मीटर एंड आउटपुट इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्टर एंड मीटर। जो हमारी इनपुट होगी वो बेस और मीटर के ज़रिए अप्लाई होगी और जो आउटपुट हम लेंगे वो कलेक्टर और मीटर से लेंगे। जैसे कि आप इस फिगर के ऊपर देख रहे हो, तो हमारा जो मीटर टर्मिनल है जो इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सर्किट डायग्राम, जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो फॉरवर्ड रीजन है, जो सेकंड पोर्शन दैट इज़ रिवर्स रीजन। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बेस हमारा क्या है, दैट इज़ द आउटपुट टर्मिनल, कलेक्टर क्या है आउटपुट टर्मिनल एंड मीटर क्या है, दैट इज़ द कॉमन बेस क्या है हमारा इनपुट टर्मिनल। तो जहाँ पे आई बी करंट क्या है, दैट इज़ द बेस करंट, और आई सी कलेक्टर करंट एंड आई ई दैट इज़ द मीटर करंट। और जहाँ पे जो वोल्टेज दिए हुए हैं दैट इज़ द बी बेस वोल्टेज, और आउटपुट में जो वोल्टेज दिए हुए हैं दैट इज़ द कलेक्टर वोल्टेज। तो इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारा आ जाए बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, हम निकालेंगे बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। जो क्या है जी किसकी रेशो है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट, दैट इज़ द बीटा। तो हमने बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को बीटा से डोनेट किया है, तो दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो अभी हमने रिलेशन किया है, अभी हमने एप्लीकेशन फैक्टर को निकाला है। तो अब हम आगे करेंगे, रिलेशन करेंगे बीटा और अल्फ़ा में। तो बीटा क्या होता है, डैट इज़ इक्वल टू द बीटा इक्वल टू द डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, यानी कि चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट बाय डेफिनेशन। और अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, जैसा कि हमने अपने लास्ट डेफिनेशन लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वन इज़ द डेल्टा आई ई इक्वल टू द डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो हमें ये भी पता है कि जो हमारा मीटर करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और अगर हमने डेल्टा के साथ लिया है इसे, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन मीटर करंट इक्वल टू द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट प्लस दोनों का। तो अभी आगे क्या करेंगे हम, डेल्टा आई बी। सो डेल्टा आई बी दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, क्योंकि हमने इसमें क्या कर रहे हैं, बेस करंट को हमने कॉमन लिया, बेस करंट को निकाल रहे हैं। तो दैट इज़ द, इसको हमने इक्वेशन को मान लिया, दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, जैसा कि आप देख रहे हो, दैट इज़ आई ई इक्वल टू द आई बी प्लस आई सी। एंड फिर हम आगे हमने क्या किया, बीटा इक्वल टू द डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब हमने जैसा कि आप बीटा वाला एक्सप्रेशन देख रहे हो, उसमें हमने क्या पुट कर दिया, आई बी की जगह पे जो उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जो हमने इक्वेशन में 2 में लिया हुआ है। तो दैट इज़ इक्वल टू द डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। इसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय डेल्टा आई ई। अब हम राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा आई सी ई के साथ हमने डिवाइड कर दिया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हो, तो इसके बाद क्या आएगा, आ जाएगा ये आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे
डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई ई आपस में कट हो जाएगा, जो हमारे बीटा की वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू द अल्फ़ा, क्योंकि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई हमने डेफिनेशन के ज़रिए हमने पता है कि दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास ये बीटा की वैल्यू। अब हम आगे एक्सप्रेशन करेंगे कलेक्टर करंट का। तो कलेक्टर करंट की बाय डेफिनेशन कॉमन मीटर आई बी is the in common meter IB is the input current and IC is the output current। तो इस जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो हमारा बेस करंट होता है वो इनपुट करंट होता है और जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो क्या होता है, आउटपुट करंट। तो बाय डेफिनेशन आई ई किसके इक्वल होता है, आई बी प्लस आई सी के। तो अब हम जो कलेक्टर करंट को निकाल रहे हैं दैट इज़ आई सी इक्वल टू द अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ। हमने लास्ट अपनी बेस करंट कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो आई सी की वैल्यू कलेक्टर करंट की वैल्यू को ये निकाला था, जैसे कि आप जानते हो दैट इज़ अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ। आई ई का मतलब मीटर करंट और आई सी बी का मतलब क्या है, हमारा कलेक्टर बेस करंट, जब हमारा मीटर टर्मिनल जो होगा ओपन होगा। तो दैट इज़ आई सी किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी। अब हमने आई ई की जगह पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया दैट इज़ आई बी प्लस आई सी ब्रैकेट क्लोज प्लस आई सी बी ओ। तो आई सी की जो वैल्यू अब आएगी दैट इज़ इक्वल टू द अल्फ़ा आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई 1/1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ओ। तो ये जो वैल्यू आई सी की आ रही है जो हमने कॉमन बेस के केस में हमने इसे निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जो 1/1 माइनस अल्फ़ा आई सी बी ओ है, इसकी जो हमने वैल्यू लास्ट वाली केस में निकाली हुई दैट इज़ आई सी ई ओ। क्योंकि क्या होता है कि जब बेस जंक्शन ओपन होता है तो आई बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, पर स्टिल इसमें क्या है आई सी करंट जो फ्लो कर रहा है। तो अब इसको क्या ले सकते हैं, आई सी ई ओ ले सकते हैं। तो आई सी इक्वल टू द अल्फ़ा 1 माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी ई ओ। तो ये हमारे पास आई सी की वैल्यू आ गई। अब इसे हमने क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया आई सी इक्वल टू द अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, हमने लास्ट इसे निकाला हो दैट इज़ इक्वल टू द बीटा और आई बी प्लस आई सी ई ओ। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है, तो अब हम करेंगे इसके आगे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स इट इज़ करैक्टरिस्टिक कर्व बिटवीन बेस करंट आई बी एंड बेस एमीटर वोल्टेज बी 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 एट कांस्टेंट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो हमारे जो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो किसके बिटवीन होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे इनपुट में क्या फ़्लो कर रहा है, कौन से वोल्टेज या कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, उस वोल्टेज को या उस करंट को क्या कर लेंगे हम इनपुट में ले लेंगे। जो हमारे आउटपुट में जो फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, उस समय कांस्टेंट मान लेंगे। तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में हम क्या लेंगे, जो हमारे इनपुट में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है बेस करंट, और वोल्टेज कौन से है बेस एमीटर वोल्टेज हैं वो ले लेंगे, और कांस्टेंट किसी रखेंगे जो आउटपुट में हमारी चीज़ है दैट इज़ द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, उसे हमने कांस्टेंट कर दिया। तो इस तरह से जो इसका ग्राफ आएगा जैसे आप देख रहे हो पिक्चर के ऊपर, तो इसमें क्या है कि दैट इज़ द इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। ये किसे देख रहा है, जैसे मैंने इसको बनाया हुआ 0.4 पे हमारी जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, एकदम राइज कर गया, और 0.6 पे भी एकदम राइज कर गया। इसका क्या मीनिंग है, तो इसमें क्या है कि जो बेस करंट है वो हमारा जब हम बेस एमीटर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, बेस करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। तो जब हम थोड़े से भी अपने VC को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर देते हैं, कॉमन एमीटर वोल्टेज को जो थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करके, उस समय भी जो हमारा बेस करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा, एकदम राइज कर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें 2 या 3 हमने पॉइंट्स हमने नोटिस किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट रिसेंबल ए फॉरवर्ड बेस डायोड। जो हमारा इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कॉमन एमीटर के केस में ये क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड बेस डायोड्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इसके इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण क्या हुआ कि कॉमन जो हमारे थोड़े से भी वोल्टेज देने से क्या हुआ कि जो हमारा करंट है वो एकदम राइज कर गया।
एट ज़ीरो, जब हमने VC को ज़ीरो रखा उस समय जो उसकी वैल्यू ये थी और IB की वैल्यू, और जब हमने VC को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया कॉमन एमिटर वोल्टेज को तो उस समय जो IB की वैल्यू जो थोड़ा और बढ़ गई। इस तरह से जो है हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है जो क्या है बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट के इन बिटवीन है। तो सेकंड पॉइंट जो आ रहा है दैट इज़ इनपुट रेजिस्टेंस इज़ हायर देन CB कॉन्फ़िगरेशन। जो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है वो कुछ हाई है CB कॉन्फ़िगरेशन से। तो दिस वन इज़ द ये हमारा जो पॉइंट इस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक से जहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ इनपुट रेजिस्टेंस। जो इस इनपुट में जो रेजिस्टेंस फ्लो होगी दैट इज़ द IRI, दैट इज़ इनपुट रेजिस्टेंस, जो किसके इक्वल होगी डेल्टा BVE अपॉन डेल्टा IV। तो ये जो हमारी इनपुट में जो हमारा वोल्टेज फ्लो हो रही है और करंट फ्लो हो रहा है उसकी बिटवीन जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी, यानी कि चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट, तो दैट इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम आगे करेंगे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज़ इट इज़ द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज BCE एट कॉन्स्टेंट बेस करंट IB। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स किसके बिटवीन होते हैं, जो हमारे आउटपुट में जो चीज़ फ्लो कर रही होती है और जो वोल्टेज होते हैं, जो हमारे आउटपुट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारे आउटपुट में है। एंड हमने जो कांस्टेंट चीज़ रखी हुई है दैट इज़ द IB, दैट इज़ द बेस करंट। तो इस समय हमने आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स को इस ग्राफ के ऊपर हमने जैसे आप देख रहे हो बनाया हुआ है। तो जहाँ पे अब हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं दैट इज़ द, जैसे कि आप देख रहे हो IC है हमारा, कलेक्टर करंट है, और हमारे जो आउटपुट में वोल्टेज दैट इज़ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, और कांस्टेंट क्या रखा हमने IB को, बेस करंट को। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, तीन रीजन हैं बन रहे हैं। फर्स्ट रीजन इज सैचुरेशन रीजन, और इन बिटवीन जो रीजन बन रहा है दैट इज़ एक्टिव रीजन, और लास्ट वन जो रीजन बन रहा है दैट इज़ द कट ऑफ रीजन। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि जब हम अपनी बेस करंट कलेक्टर मीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा कलेक्टर करंट तो कुछ इंक्रीज़ होगा, पर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम अपने जो कलेक्टर करंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वो IB की जो कांस्टेंट वैल्यू पहले रखी हुई है उसको हम थोड़ा सा अब इंक्रीज़ करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा जो कलेक्टर करंट है थोड़ा सा इंक्रीज़ तो होगा, पर उसके बाद ये भी फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अगर हम और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, हम फिर अपने जो हमने बेस करंट है उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद ये भी जो है हमारा इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो कलेक्टर करंट थोड़ा सा राइज़ करेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे बेस करंट को तो हमें कुछ वैल्यू मिलती जाएगी कलेक्टर करंट की, पर उसके बाद ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो कुछ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, कलेक्टर मीटर वोल्टेज पे, पर कुछ समय के बाद ये भी जो है कांस्टेंट जे इंडिपेंडेंट हो जाएगा कलेक्टर मीटर वोल्टेज से। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, बेस करंट के। जैसे कि जब मैं बेस करंट को बढ़ाऊंगा हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, तो ये कुछ समय के बाद कलेक्टर करंट के ऊपर बेस करंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये है हमारे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमीटर के केस में। अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो सैचुरेशन रीजन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, तो इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में दोनों जंक्शन होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं, तो भी जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता। और जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो ये है कट ऑफ रीजन। इस रीजन में क्या है, दोनों जंक्शन जो होते हैं हमारे दैट इज़ द रिवर्स बायस होते हैं। इस समय भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। सिर्फ जो ये आप बीच वाला पोर्शन देख रहे हो एक्टिव रीजन, इस समय पे ही हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करेगा।
तो क्योंकि इस समय क्या होता है कि एक रीजन जो ट्रांजिस्टर का होता है फॉरवर्ड बायस में होता है और एक होता है रिवर्स बायस में। तो आप सब जानते हो कि जो कोई भी ट्रांजिस्टर तभी ही वर्क करेगा जब दोनों जंक्शन जो होंगे, जो ट्रांजिस्टर के एक जंक्शन फॉरवर्ड में और एक जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। तो जहाँ से हमें चेंजिंग कांस्टेंट वैल्यू आप देख रहे हो, जहाँ पे एक पॉइंट और आएगा नी वोल्टेज का, तो जहाँ से हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं, जहाँ से कुछ कर्व इंक्रीज़ कर रही है आई बी के इंक्रीज़ करने से, उसे हम बोल लेंगे नी वोल्टेज। कि जैसे कि हमने बेस करंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, जो मेरा कलेक्टर करंट है थोड़ा सा बढ़ा, तो जहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज़ द नी वोल्टेज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ द कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे आस है कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो थैंक्स।